आज देखना इंटीग्रेशन के बारे में। अगर मैं बताऊं तो जो इंटीग्रेशन है ना वो एकदम रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन का रिवर्स। जस्ट एग्जांपल, अगर मेरे को डिफरेंशिएट करना है किसको, मान लो वन लॉग एक्स, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x 1/x। वन, बिल्कुल ठीक है। और इस 1/x को अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं इसका आंसर आ जाता है क्या, log x, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो डिफरेंशिएशन है और जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, एक दूसरे का रिवर्स, एक दूसरे का है रिवर्स। अब जैसे कि इंटीग्रेशन को, हाँ बोलो, तो इंटीग्रेशन को एंटी डिफरेंशिएशन बोलते हैं ना, बोल एंटी सकते डेरिवेटिव। हाँ एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो, हाँ ये वर्ड भी है इंटीग्रेशन के, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव बोल सकते हो। तो यानी कि तुमको यहाँ से हमें ये प्रूफ मिलता है कि जो इंटीग्रेशन है कहीं ना कहीं वो रिवर्स है किसका, डिफरेंशिएशन का, ठीक है। अब जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में मैंने ग्राफ के हेल्प से समझाया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। जस्ट एग्जांपल, यहाँ पे ध्यान देना कि मान लो मेरे पास एक ग्राफ एक्स है, वाई है, ये एक लाइन है, यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू 1 है और यहाँ पे मान लो एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू कुछ भी है, वाई वैल्यू, ठीक है। मुझे पता करना है कि इसका एरिया निकालना, एरिया निकाल सकते हो, बोलो हाँ या ना। हाँ भैया। फिर से अगर ये x है, ये y है और इस तरीके से है, यहाँ पे मतलब x1 की वैल्यू है, यहाँ पे ये y1 की वैल्यू है, इसमें भी एरिया निकाल सकते हो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और ये 1/2 बेस इनटू हाइट, तो ये ट्रायंगल का लग जाएगा और ये रेक्टेंगल। यहाँ तक तो देखो क्लियर है कि एरिया हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाता हूँ कुछ इस तरीके से, क्यों करेंगे, मैंने ये ग्राफ बनाया, मुझे बताओ क्या इसका मैं यहाँ पे एरिया निकाल सकते हैं, बोलो कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास जो इस फिगर का एरिया निकाल के दे दे। वेल निकाल सकते हैं, कैसे, इस कर्व की जो इक्वेशन होगी उसे इंटीग्रेट कर देंगे। हाँ तो वही तो इंटीग्रेशन की ओरिजिन कहाँ से हुई है वही मैं यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कर क्या सकते हैं कि एक साथ तो देखो निकलेगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इस कर्व से रिलेटेड जो भी एरिया यहाँ पे कवर्ड है उसका एरिया में नहीं पता, तो फिर निकालेंगे कैसे। तो एक तरीका है, तरीका क्या है कि मान लो मैंने यहाँ पे एकदम पतली सी, एकदम बहुत ज्यादा पतली एक स्ट्रिप काटी, कितनी मोटी, dx, ठीक है, कितनी मोटी स्ट्रिप है, dx, यानी कि, और यहाँ पे ध्यान रखना कि जो dx है वो क्या है, टेंस टू 0। dx का मतलब क्या, मैंने पिछली कल ही बताया था कि dx मतलब x2 माइनस x1, और x2 माइनस x1 जो कि है टेंस टू 0, यानी बहुत ही छोटी वैल्यू है, तो बहुत ही छोटी वैल्यू है। और मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है ये है y1, y1 कैसे है कि मान लो यहाँ पे जो भी पॉइंट है वो क्या है, y1। अगर मैं इस स्ट्रिप का एरिया पूछूं, एरिया ऑफ स्ट्रिप क्या निकल के आएगा, बताओ, ये dx है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y1 है, तो एरिया क्या हो जाएगा, तो y1 dx, y1 dx, ठीक है, y1 dx, यानी स्मॉल एरिया तो मैंने dA का यूज किया। वैसे ही अब मैंने एक और स्ट्रिप काटी वहां पे, यहाँ पे ये भी कितना है, dx कितना चौड़ा है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी ये जो लंबाई है कितनी है, मान लो y2 है, तो सेकंड जो है उसका एरिया कितना आ जाएगा, y2 dx। वैसे मैंने मान लो यहाँ पे एक स्ट्रिप काटी, इसकी भी जो ब्रेड्थ है वो कितनी है, मान लो dx है, और इसकी जो हाइट है वो मान लो y3 है, तो जो दूसरा जो एरिया आएगा a1 a2 और a3 वो कितना आ जाएगा, y3 dx। और ऐसे ही करके मैं इसको पूरे फिगर को छोटे 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 स्ट्रिप्स में बांट दूंगा, एकदम छोटे छोटे जो भी स्ट्रिप्स यहाँ पे बनेंगी उन सबको मैं स्ट्रिप्स में बांट के, और जितनी भी स्ट्रिप्स मेरे पास आई है उनका एरिया तो मुझे पता है ये रहा, और उन सबको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। यानी कि अगर मुझे टोटल रिक्वायर्ड एरिया चाहिए, जो भी टोटल रिक्वायर्ड एरिया है मान लो वो है कैपिटल ए, ठीक है, तो उसकी वैल्यू मैं कैसे निकाल सकता हूँ, y1 dx प्लस y2 dx प्लस y3 dx प्लस y4 dx, ऐसे करते करते मैं जितनी भी स्टेप्स हैं कहां तक, n तक, उसको मैं निकाल सकता हूँ। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना यहाँ पे जो एरिया है, ध्यान रखना मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समेशन बाई n dx, n की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो लिख सकता हूँ कि नहीं, तो हाँ, किसी को डाउट है इस चीज में। समेशन का मतलब क्या होता है, स्टैटिक्स जो चैप्टर है मैथ्स के अंदर 11th में या 10th में तुमने पढ़ा होगा,
ये क्या है, तो ऐसे बार summation बार होती है। वैल्यू पुट करके ऐड करते जाना। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जो नंबर रिपीटेड हो रहा है ना उसको हम लोग रख देते हैं सेम y1 y2 y3 y4, ऐसे करके कहां तक जाएगा, yn तक जाएगा। यहाँ पे मैंने रख दिया yn, और सबके साथ क्या है dx, तो यहाँ पे रख दिया dx। अब जो n की वैल्यू वो कहां से लेके कहां तक है, तो n की वैल्यू शुरू हो रही है कहां से, 1 से, और कहां तक जा रहा है, मान लो n तक जा रहा है, ठीक है। समेशन की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 से लेके n इज इक्वल टू n तक। बोलो यहाँ तक एकदम क्लियर है, विदाउट तो नहीं है किसी को? बोलो, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, ध्यान देना। देखो एक्चुअल में मुझे बताओ ये जो है ये क्या है, एरिया है, इस पूरे का ये एरिया निकाल के दे देगा, इस पूरे का ये एरिया निकाल के देगा। लेकिन एक्चुअल में कुछ ऐसे पार्ट्स होंगे जो कि छूट जाए, जैसे कि मान लो देखो यहाँ पे जो हमने स्ट्रिप्स लिया था ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ही तो है। अब जैसे मान लो यहाँ पे जब मैं स्ट्रिप को जब काटूंगा तो ये मुझे बताओ क्या पूरी तरीके से रेक्टेंगल होगा, हाँ या ना? नहीं भैया। नहीं भैया। यहाँ पे जो है ये जो कुछ पार्ट है ये वाला ये छूट जाएगा, वैसे यहाँ पे कुछ ये पार्ट छूट जाएगा, यहाँ पे ये वाला कुछ पार्ट छूट जाएगा। यानी कुछ ऐसे पार्ट्स हैं इसके अंदर जो छूट गए, तो उसको भी इंक्लूड करने के लिए ये जो समेशन होता है ना, इस समेशन की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, इंटीग्रेशन। ध्यान रखना, इस समेशन की जगह पे हम लोग क्या लगा देते हैं, हम लगा देते हैं इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन, y dx का, कहां से लेके कहां तक। अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जो dx है ना इसकी लिमिट हमें चाहिए। मान लो यहाँ से यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे जो लास्ट है वहां पे x की वैल्यू है मान लो x1, ठीक है। तो जो हमने स्क्रिप्ट जो काटनी शुरू करी है वो कहां से शुरू करी है काटनी, x बराबर 0 से लेके कहां तक, x बराबर x1 तक। तो लिमिट कहां से कहां तक लगेगी, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1। बोलो कोई दिक्कत है इस चीज में? भैया हाँ बोलो। लेकिन y तो हर जगह इक्वल नहीं है ना, y1 है, y2 है, y3 है, तो हम हाँ। इंटीग्रेशन में y क्यों लिखते हैं? हाँ समझ गया मैं तुम क्या बोलना चाहते हो। देखो यहाँ पे जो वैल्यू है ना, मुझे पता है कि जो y की वैल्यू है वो सबके लिए अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे टोटली जो है ना वो एक तरीके से डिपेंड भी कर रहा है किसके, x से। एक बात समझो कि जो y है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्राफ के अकॉर्डिंग x पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। हाँ भैया। जब x की वैल्यू चेंज होगी तो y की वैल्यू अपने आप चेंज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे मेनली हमें फोकस करना है किसके ऊपर, x के ऊपर। जैसे ही आगे चलते जाएंगे तो y की वैल्यू मुझे पता है कि चेंज होगी, तो यहाँ पे y भी क्या है, एक वेरिएबल की तरह काम करेगा, बट यहाँ पे जो y की वैल्यू है काफी बड़ी है और जो x की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है। धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो y की वैल्यू में उतना ज्यादा चेंज नहीं होगा जितना कि dx में होगा। तो अगर मैं करवाऊंगा पूरे एप्लीकेशन जब मैं कराऊंगा तो ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि वहां से y जो है वो क्यों सेम रहेगा, यहाँ पे y एंड क्यों, इस पे ध्यान। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब होता है समेशन। इंटीग्रेशन का सबसे सिंपल मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब कि जो भी हमें एरिया निकालना है उसमें ठीक है। तो देखो ये जो एक बेसिक सा मैंने वो बताया कि जो इंटीग्रेशन है वो एक्चुअल में आया कहां से, इंटीग्रेशन क्यों यूज किया जाता है। देखो इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, ये है एरिया ऑफ y वर्सेस x। यानी अगर y और x के बीच का अगर हमें एरिया फाइंड करना, y वर्सेस x में अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो हमें निकालना होता है क्या, इंटीग्रेशन से निकालते हैं। और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, स्लोप ऑफ y वर्सेस x, दोनों का अलग अलग मतलब है यहाँ पे, ठीक है। कि इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, एरिया ऑफ y वर्सेस x, और जो डिफरेंशिएशन होता है इसका मतलब होता है स्लोप y वर्सेस x। हमने डिफरेंशिएशन में स्लोप से शुरुआत करी थी डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन करने के लिए, और इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने शुरुआत करी कहां से, एरिया से, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि एक्चुअल में एरिया जब कोई कर्व लाइन होती है या फिर कोई कर्व सरफेस वाला जो एरिया होता है ना, उसको निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। जैसे कि सिलेंडर हो गया, ठीक है, जैसे कि तुम्हें अगर याद हो जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर पढ़ा था वहां पर इंटीग्रेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड में, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पूरे फिगर की वजह से। तो इंटीग्रेशन क्यों कर रहे थे, क्योंकि वहां पे कर्व सरफेस था, क्या था, कर्व सरफेस, ठीक है। तो स्फीयर के लिए भी इंटीग्रेशन किया था, फिर रिंग के लिए भी किया था, सिलेंडर के लिए भी किया था, ठीक है। तो सर्कुलर प्लेट के लिए भी किया था। तो उन सब के लिए हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, क्योंकि वहां पे जो सरफेस था उनका वो कर्व था, कर्व सरफेस था, जैसे कि यहाँ पे। तो कर्व सरफेस का एरिया निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, आगे बढ़े। तो देखो इंटीग्रेशन का सिंपल मतलब यही होगा जो मैंने यहाँ पे समझाया, इससे ज्यादा कुछ नहीं फिजिक्स के अंदर। नॉर्मली एरिया निकालने के लिए काम में आएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन जरूर नहीं हर बार एरिया निकालने के काम में आए, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, पोटेंशियल हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है, एरिया हो सकता है,
ठीक है, और भी अदर चीजें हो सकती है, लेकिन इंटीग्रेशन का जो बेसिक मतलब है वो यही होता है कि एक कर्व्ड सरफेस की एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमने इंटीग्रेशन का यूज करना सीखा था सबसे पहले। थोड़ा सा और जान लो, जो इंटीग्रेशन है ना ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा होता है डेफिनिट। ठीक है, तो देखो इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और डेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या डिफरेंस है, ज्यादा कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बस एक चीज की डिफरेंस है वो है लिमिट्स कि यहाँ पे देयर इज नो लिमिट्स, देयर आर नो लिमिट्स, कोई भी लिमिट्स नहीं होती है। ठीक है, इंटीग्रेशन के ऊपर कोई लिमिट हमें यहाँ पे देता ही नहीं है। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल्स में क्या होगा, देयर आर लिमिट्स, यहाँ पे लिमिट्स होंगी। अब ये लिमिट लगाएंगे कैसे, वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के अंदर। लिमिट यूज कैसे करेंगे वो मैं अभी बताऊंगा यहाँ पे। ठीक है, और दो इसमें एक बात ध्यान रखना कि जब इंडेफिनिट इंटीग्रल्स होता है ना, यहाँ पे इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में प्लस सी लगाना पड़ता है। कुछ बेसिक से फॉर्मूला देख लो क्या होता है इंटीग्रेशन के, फिर आगे हम क्वेश्चंस करेंगे हर टाइप का, फिर अलजेब्रा देखेंगे इंटीग्रेशन का, फिर आगे बढ़ेंगे। जो सबसे बेसिक फॉर्मूला जो बार बार यूज होगा खासकर से फिजिक्स के अंदर, ठीक है, इंटीग्रेशन सबसे पहला और बहुत फेमस, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx, x का पावर n dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में n प्लस 1 प्लस c। मैंने प्लस c क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिमिट नहीं है इस जगह। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो भी पावर होगी उसके पावर का n प्लस 1 और नीचे भी n प्लस 1 प्लस c। अच्छा मुझे बताओ डिफरेंशिएशन में याद दिलाओ, डिफरेंशिएशन में कैसे करते थे इसका इंटीग्रेशन, सॉरी इस चीज का डिफरेंशिएशन, nx की पावर n माइनस 1। हाँ, यानी कि वहां पे क्या होता था कि n आगे आ जाएगा और x की पावर n माइनस 1, ये डिफरेंशिएशन के अंदर। चलो अब क्वेश्चन कर देना, सिंपल सा, बहुत जल्दी जवाब देना है। अगर y इक्वल टू x की पावर 2 तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, प्लस सी कितना, x की पावर यानी कि x की पावर 3 बाई 3 और प्लस c। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन बताओ, सॉरी रूट है 1 अपॉन x का रूट, इसका डिफरेंशिएशन, नो सॉरी इंटीग्रेशन, बार बार डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन x का रूट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 dx। अब देख लो, लगा दो फॉर्मूला, रूट एक्स बाई 2। रूट x बाई 2। ओके, तो वही रहेगा, बिल्कुल सही है कि -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x की पावर 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार जरा ट्राई करते हैं, थोड़ा देखते हैं टफ सा इस बार। चलो, x की पावर 11/2 dx, चलो फटाफट जल्दी, 2/11 x to the power 9/2। आया किसी का, x की पावर 13/2 मल्टीप्लाई में 2/13। तो तरीका देख लेते सही कि नहीं। तो क्या हो जाएगा, x की पावर 11/2 प्लस 1 अपॉन में 11/2 प्लस 1 प्लस c। ठीक है, प्लस c लगाना मत भूलना अगर वो इनडेफिनिट। देखो ये जो इंटीग्रल है ना, ये कैसे है सब जो मैं बता रहा हूँ, ये सब इनडेफिनिट है। तो इनडेफिनिट में यानी कि कोई भी लिमिट नहीं होगी, तो वहां पर लोग क्या करते हैं, लास्ट में c प्लस कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ठीक है, इतना सही, आगे बढ़ो, बढ़ाओ। ये वो पहला फॉर्मूला, और भी देखते हैं फॉर्मूले क्या क्या। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। क्या लगता है क्या होना चाहिए इंटीग्रेशन sin x का, माइनस cos x, माइनस cos x। ठीक है, तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ cos x, sin x plus c, sin x plus c, sin x plus c। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x, तो log मॉडुलस x, log log e x mod plus c। यहाँ पे मैंने इसका मॉडुलस क्यों लिया है x का, कोई बता सकता है,
तो लॉग माइनस में नहीं होता ना, क्योंकि वो ई बेस में और एक्सपोनेंट माइनस में होता नहीं। बिल्कुल नहीं। तो जो x है वो डिफाइन नहीं होता, सॉरी जो log है वो डिफाइन नहीं होता माइनस के लिए, माइनस जो भी वैल्यूज है। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ tx dx। क्या लगता है? ई एक्स ए की पावर ex प्लस c सेम रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन भी यही होता है और इंटीग्रेशन भी यही होता है। चलो एक और इंटीग्रेशन ऑफ dx, सिर्फ dx है। अब बताओ एक्स प्लस सी। x प्लस c। ध्यान रखना dx अगर है सिंपल dx तो उसका जो इंटीग्रेशन है वो x होगा। इधर फॉर्मूले नोट करो फिर मिटाता हूं। चलो एक क्वेश्चन करो। चलो फाइनल इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, लिमिट लगा दिया 2 से लेके 5। तो log 5/2। log 5 बिल्कुल। तो यहाँ पे 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log x हो जाएगा। ठीक है, और इसकी लिमिट हमें लगानी है कहां से कहां तक? 2 से लेके 5 तक। अब देखो लिमिट कैसे पुट करते हैं, पहले हम लोग रखते हैं अपर लिमिट को, फिर रखते हैं लोअर लिमिट, और बीच में लगता है माइनस। यानी कि पहले हमने रखा अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। और लॉग में मैंने फॉर्मूला तुम्हें बता रखा है कि अगर log a माइनस log b है तो वो log a अपॉन b हो जाता है। तो क्या हो जाएगा? log 5/2। अब इसमें प्लस सी मत लगा, यहाँ पे जो है प्लस सी नहीं आएगा क्योंकि ये कैसा इंटीग्रेटर, कैसा इंटीग्रल है? Definite. डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, जहाँ पे लिमिट लगी हुई है। ठीक है, एक और करो जरा, एक लास्ट, फिर खत्म करना है, मतलब ये वाला टॉपिक हो जाएगा। कुछ भी ले लो, एक और सिंपल सा ले लो, 3 से लेके 4 तक। चलो बताओ, फटाफट बता दो। क्या आएगा डिफरेंशियल इंटीग्रेट करने पे? 6 की पावर x की पावर 6/6। x का 6 अपॉन 6 और यहाँ तक 3 से लेके 2 तक। आंसर क्या होगा? 2 की पावर 6 अपॉन 6 माइनस, बस 3 से लेके 4 तक। अच्छा 4 तक। अच्छा हाँ, तो ये आ जाएगा आंसर, बाकी तो सॉल्व कर लेना आराम से। तो ये है कुछ एग्जांपल इसके डेफिनेटली सिंपल। ये फॉर्मूला इसका मैंने यहाँ पे यूज किया है, जो बेसिक फॉर्मूला है। देखो फिजिक्स के अंदर 90% ऐसे जो इंटीग्रेशंस है ना, 90% वहां पे ज्यादातर जो इंटीग्रेशन तुम्हें देखने को मिलेगा वो ऐसे ही मिलेंगे, ज्यादा एकदम टफ नहीं होंगे। अगर मैं बताऊं 12th का जो मैथ्स है उसमें टोटल जो है ना 12 या 13 एक्सरसाइजेस है, और एक एक्सरसाइज में कम से कम 30 के आसपास क्वेश्चन है, और एक्सरसाइज 10 से 12 है। तो देख लो कितना बड़ा चक्कर है इंटीग्रेशन। ठीक है, 11 है 11 है, हाँ 11 एक्सरसाइज है, और वो भी शायद और एक मिसलेनियस। एक मिसलेनियस है, तो टोटल 12 ही होगी। ठीक है, हर एक चैप्टर में मिनिमम मान के चलो 20 से लेके 30 के बीच में क्वेश्चन है ही। ठीक है, तो काफी बड़ा ये फील्ड है इंटीग्रेशन का। ठीक है, हम लोग सिर्फ आप उतना ही पढ़ेंगे जो फिजिक्स में यूज है। और फॉर्मूला लिख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 10x, इंटीग्रेशन ऑफ 10x क्या लगता है क्या होना चाहिए? sec square x। sec square x उल्टा कर देंगे वही आ जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sec square x क्या हो जाएगा? sec x हाँ सिर्फ sec x नहीं है, मैं बोल रहा sec square x 4 टाइम्स, लेकिन उसका उल्टा ही हो जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ये आ जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। सॉरी, यहाँ पे ना इसको डिफरेंशिएट करने पे आएगा। हाँ हाँ, ठीक है, कि 10 का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec square x होता है, तो इसका अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो वो क्या आ जाएगा? 10 ही आ जाएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो देखो अगर तुम्हें किसी का फॉर्मूला याद करना है ना, तो डिफरेंशिएशन से थोड़ा सा कंपेयर करके देख लेना, जस्ट उसका रिवर्स होता है एक्सटर्नल। अब आते हैं लैब नॉर्मल अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, कि अगर एडिशन है और सबट्रैक्शन है तो कैसे हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। ऐड का भैया हाँ बोलो। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x log sec x होता है ना? हाँ, अब मैं इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा कि ये कैसे आएगा। ठीक है, देखने में बहुत तो आसान पूछ रहा हूँ।
हाँ वही होता है, बिल्कुल सही है। मैं पूरी पूरी लिस्ट तो मैं दे दूंगा, ग्रुप पे बना के डाल दूंगा, ठीक है, अभी क्लास खत्म होने के बाद ही या फिर 1-2 घंटे के अंदर अंदर उसको ना लिख लो पेज पे कहीं पे भी और उसको याद कर लो, ठीक है। बस ये मत पूछना कि वो इंटीग्रेशन आए कैसे, लेकिन फिर भी मैं लास्ट में बता दूंगा, ठीक है। एक तरीका होता है इंटीग्रेट करने का जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोग जैसे tan x का इंटीग्रेशन, cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है, इन सब का हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। डायरेक्ट इनका जो है ना फॉर्मूला होता है, लेकिन वो आते कैसे हैं देखो मैं बता देता हूँ। जब 12th का जो बोर्ड होगा ना एग्जाम, इतना क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन पूछा था एक बार कि बताओ tan x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। और ये था कम से कम 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन था कि इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx क्या होता है, ठीक है। तो इसका ना बहुत एक बड़ा प्रोसेस होता है, मेरे को 2-1.5 बोर्ड तो भर जाएगा, पूरा फुल हो जाएगा और इसको मिटाना पड़ेगा, दूसरे में होगा। इतना छोटे सा इंटीग्रेशन काफी बड़ा है, जब मैथ्स पढ़ोगे तो उस टाइम पे सब समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसने मैथ्स नहीं ले रखा है उसको जरूरत नहीं है, उसके लिए इतना काफी। अब अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन में हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि मान लो y इज इक्वल टू मेरे को दे रखा है x² + 1/x, इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करना है, कुछ भी अलग अलग कर दो, जैसे कि हमने डिफरेंशिएशन में किया था वैसे ही को अलग अलग हम कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, x² का क्या हो जाएगा x³/3 और प्लस 1/x का log ex और प्लस में c। तो देखो तरीका सेम है कि अगर प्लस है या माइनस है क्वेश्चन के अंदर, तो उसको दोनों को अलग अलग कर दो और अलग अलग इंटीग्रेट करके लास्ट में सॉल्यूशन निकाल दो, ठीक है। एक और क्वेश्चन करो, अब ये तुम करके दिखाना y = e⁻x + sin x + x करो, चलो बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ px + sin x + √x, आया किसी का, कितना टाइम नहीं लगना चाहिए, भैया हो गया बताओ। ex हाँ plus cos x ओके, plus 2x to the power 3/2/3 2x की पावर 3/2 3/2, और डिनोमिनेटर में 3 ओके, और फिर बस प्लस सी। प्लस c बस ये cos x माइनस होगा या प्लस होगा? माइनस cos x, क्या फॉर्मूले में क्या लिखा, माइनस होगा क्या, माइनस माइनस। माइनस sin x का माइनस cos x होता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया। तो देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन के अंदर, ये क्वेश्चन के अंदर प्लस हो चाहे माइनस हो, करना वही तरीके से जैसे डिफरेंशिएशन में था कि सबको अलग अलग क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो, उन सबको ऐड कर दो लास्ट में, और कुछ भी नहीं है इसमें कुछ खास। अब जो खास है वो अब आने वाला है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जो असली जो इंटीग्रेशन है वो यहाँ से शुरू होता है, ये सब तो एकदम हल्का है। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमें मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में दे रखा है, तो फिर उसका इंटीग्रेट कैसे करेंगे। जस्ट एग्जांपल मान लो मुझे क्वेश्चन दे रखा है y = x sin x, अब इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखो इसके लिए भी एक मेथड है, उसको भी हम लोग यूवी मेथड ही बोलते हैं, ठीक है। जो आगे वाला है इसको मान लो u और जो पीछे वाला है इसको मान लो v, इसका नाम हो जाएगा यूवी मेथड। अब इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डरावना है और वो याद करना है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद हो गया तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आराम से हो जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ u v इज इक्वल्स टू, u को छोड़ो, इंटीग्रेट करो v को, इसके बाद एक बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके बाद जिसको छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करो, उसके बाद फिर एक छोटा सा इंटीग्रेशन v dx, ब्रैकेट में बंद करो dx। तो ये बड़ा सा फॉर्मूला है यूवी मेथड का, इसको याद कर लो और लिख लो, ठीक है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आया, एक को मानेंगे u, एक को मानेंगे v, ये हो जाएगा यूवी मेथड। तो इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होगा, पहले u को छोड़ेंगे, इंटीग्रेट किया v को, हाँ यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, माइनस है, हाँ ठीक है। u को छोड़ा, इंटीग्रेट किया v को, फिर dx माइनस फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन, उस इंटीग्रेशन के अंदर du/dx, यानी कि जो u था उसको डिफरेंशिएट किया और v को इंटीग्रेट किया और फिर लास्ट में इसको बंद कर दिया। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं ना। हाँ ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसी को बोलते हैं। यूवी लेने का भी तरीका होता है। हाँ अभी उसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे दिक्कत यही आती है, ज्यादातर स्टूडेंट्स को गलती भी यहीं पे करते हैं
कि यहाँ पे u और v हमें लेना कैसे होता है, कि कैसे पता चलेगा इन दोनों में से u कौन है और v कौन है। डिफरेंशिएशन में तो मैंने तुम्हें बता दिया था कि हमेशा आगे वाले को u लो, पीछे वाले को v लो, ऊपर वाले को u लो, नीचे वाले को v लो डिफरेंशिएशन में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते, यहाँ पे हो सकता है कि x भी u हो सकता है और sin x भी u हो सकता है। तो उसको लेने का एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं आइलेट। ठीक है, आइलेट क्या होता है? ये आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है एल्जेब्रा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंट। जिस ऑर्डर में ये मैंने लिखा है ना आइलेट, हमें उसी ऑर्डर में पहले क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन में लेता हूं, जैसे सपोज कि मैंने ले लिया कि बताओ x log x, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि x और log x दो है यहाँ पे वेरिएबल्स, तो यहाँ पे मैं किसको क्या लूं, किसको u लूंगा, किसको v लूंगा। तो मैं इसको देखूंगा आइलेट को, i फॉर इनवर्स इसमें इनवर्स नहीं है, l फॉर log, यानी पहले log आ गया। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करना है अपने आप ही, और इसको कैसे लिख देना कि log आगे है तो यहाँ पे भी log आगे हो जाएगा और जो x है वो पीछे हो जाएगा। अब इसको लेना, अब यहाँ पे जो log है वो हो जाएगा u और जो x है वो हो जाएगा v। अगर ये तरीका हमें पता नहीं होता तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते u और इसको ले लेते v, और हमारा हो जाता गलत। ठीक है तो हमेशा याद रखना है, खासकर से इंटीग्रेशन में, मतलब मेनली इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में ऐसा कोई वो नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन में याद रखना है कि जब भी u और v तुम लोग ले रहे हो, मन में इस आइलेट को देख लेना, कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए। तो आई मतलब इनवर्स, अगर कोई इनवर्स वाला टर्म है उसको सबसे आगे रख लो, उसके बाद लॉग वाले को रखो, उसके बाद एल्जेब्रिक वाले को रखो। तो हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, y इक्वल्स टू x sin x। पहले आइलेट से चेक कर लो, देखो ये है x, x का मतलब मुझे बताओ x सब में से किसमें इंक्लूड है, x जो है इनवर्स में, लॉग में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, ट्रिग्नोमेट्री में, एक्सपोनेंट में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले है और ट्रिग्नोमेट्री बाद में है, तो ये जो ऑर्डर है एकदम सही। अगर क्वेश्चन तुम्हारा ऐसा होता sin x into x तो फिर दिक्कत हो जाए। तो पहले तुम्हें इसको सजाना पड़ता है x और फिर sin x, उसके बाद इसको इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, तो करते हैं इंटीग्रेट, तो ये हो जाएगा हमारा u और ये हो जाएगा v। तो क्या करना है, पहले u को छोड़ दो यानी x को छोड़ दिया, इंटीग्रेट करना है किसको, v को, यानी कि sin x को, sin x dx, फिर माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, इसके अंदर जो छोड़ा था उसको डिफरेंशिएट करना है, यानी कि x को डिफरेंशिएट करना है, फिर इंटीग्रेशन v यानी कि sin x dx, बंद करो फिर इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, x sin x का बताओ क्या होगा इंटीग्रेशन, minus cos x, माइनस cos x, माइनस cos x। तो यह हो गया माइनस साइन माइनस x cos x, फिर माइनस dx अपॉन dx का डिफरेंशिएशन, यानी x का डिफरेंशिएशन 1 1 बिल्कुल, और sin x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस cos x और इनटू में dx। तो आंसर यहाँ पे आ गया माइनस x cos x और माइनस इसको इंटू करेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cos x dx, माइनस को बाहर ले लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x। sin x। तो ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो ये फॉर्मूला है ना, थोड़ा याद करने में मुश्किल हो जाता है स्टार्टिंग में, 2-3 बार भूल जाओगे स्टार्टिंग में जब पढ़ोगे कि क्या था फॉर्मूला, लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाओगे फॉर्मूला एकदम तुम्हारा रट जाएगा। ये मान लो ट्रिग्नो इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला सबसे आसान, सोच लो, तो इससे हार्ड भी बहुत सारे हैं, जब मैथ्स पढ़ोगे तो उस टाइम पे आएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, इसको डालो मैं। क्वेश्चन है y इज इक्वल्स टू ex into x, जब इसका इंटीग्रेट करना, e की पावर x into x, जल्दी से भैया हो गया।
क्या है बताओ? एक्स ई एक्स ठीक है, माइनस एक्स क्यूब बाई 6। एक्स क्यूब हाँ भैया, बाई 6। हाँ भैया। तब x ex minus ex क्या है? एक्स ई एक्स माइनस ex ई एक्स plus c। प्लस सी। अच्छा, मेहुल, रिशिता, सादिक, कौन सा सही है दोनों में से बताओ जरा? सेकंड वाला। सेकंड वाला, एक वोट मिल गई। ठीक है, देख लो एक बार, मैं करता हूँ। देखो ये है, अच्छा बताओ ये यू हो पाएगा? देखो जो ई नहीं एक्स भैया, है ना, भैया। ई एक्स एक्सपोनेंट में आएगा तो सबसे लास्ट में है, इसको पहले कन्वर्ट कर दो तो एक्स आगे आ जाएगा, ई एक्स पीछे चला जाएगा और ये हो जाएगा डीएक्स। अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो पहले एक्स को छोड़ दो, इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स डीएक्स, फिर माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन किसका? ई एक्स डीएक्स और ये एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स का तो कुछ होगा नहीं और ये हो जाएगा ई एक्स और माइनस इसका हो गया 1 और इसका हो गया ई एक्स प्लस। हर्षित क्लियर है? हाँ भैया। तो देखो ऐसे क्वेश्चन जो है वो तुम्हें मिलते रहेंगे। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया है कि मुझे बताओ 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता well log x है? लॉग एक्स, लॉग एक्स, लॉग ई एक्स। अगर कोई तुमसे यही पूछ ले कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ई एक्स क्या होता है, तो क्या 1 1 अपॉन by एक्स होगी? x 1 by x। पक्का? हाँ ये भी तो आपने बोला उल्टा होता है। नहीं यार, यहाँ पे नहीं हो पाएगा ऐसा। ठीक है, एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो फिर इसको करेंगे कैसे? ध्यान रखना कभी भी log x का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log x होता है और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x होता है। मैंने क्या बोला? उल्टा का मतलब ये नहीं कि इसको इंटीग्रेट करो तो ये आ जाएगा और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा। उल्टा मतलब क्या? कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। मेहुल क्लियर है? हाँ भैया। तो फिर log x क्या होगा इंटीग्रेशन? तो देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे करते क्या है कि अपनी तरफ से इसमें 1 लगा देते हैं और ध्यान रखना ये आता है मैथ्स में, अगर बेसिक मैथ्स अगर याद रखना तो वहां पे याद रखना कैसे करना है। अपनी तरफ से 1 लगा दिया मैंने, 1 इंटू लॉग ई एक्स डीएक्स। अब देखो मुझे बताओ जो 1 है वो 1 आईनेट में किसका पार्ट algebraic है? अलजेब्रा का। और ये किसका? लॉग का। तो लॉग आगे होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लॉग ई एक्स और इंटू में 1 डीएक्स। अब फॉर्मूला लगा ये वाला, तो ये हो जाएगा यू को छोड़ना है यानी लॉग एक्स को छोड़ना है और इंटीग्रेशन ऑफ 1 डीएक्स, फिर माइनस इंटीग्रेशन जिसको छोड़ा था यानी कि log x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx और इस पूरे का भी dx। देखो आंसर क्या हो जाएगा? 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? the x x हो जाएगा, तो जाएगा x log x और माइनस इसका बताओ इंटीग्रेशन तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना पहले। डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 by x 1 by x और 1 का इंटीग्रेशन x और इस पूरे का dx, x कट के अंदर बचा 1 और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x तो इसका आंसर आ जाएगा x log x माइनस एक्स। याद रखो, तो जो log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो ये होता है x log x माइनस एक्स। इसको याद कर लो, एज अ फॉर्मूला लिख लो इसको। ठीक है, फॉर्मूला में लिख लो कि इंटीग्रेशन ऑफ log x ये होता है x log x माइनस एक्स और प्लस में x log x माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, और ये कैसे आया ये मैंने बता दिया। ये भी यूज होगा फिजिक्स के अंदर आगे चल के, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसके आसपास। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े। तो अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आता है तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। बात करते हैं डिवीजन। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं ये पूरा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू और वी पता लगाने के लिए इसको याद रखना आईलेट को। तो यू और वी बताने से पहले इसको देख लेना कि वो अपने सही टर्म में या सही ऑर्डर में है या नहीं। अगर सही ऑर्डर में है तो आगे वाला यू और पीछे वाला वी, फिर सिंपल ये फॉर्मूला लगा के कर देना।
ठीक है, अब एक और कुछ टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको भी देख लेते हैं, या फिर बात करते हैं डिवीजन की। देखो डिवीजन में क्या होता है, ध्यान रखना कि इंटीग्रेशन में डिवीजन होता ही नहीं है, पहली बात तो ये समझो। डिवीजन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन के लिए यू बी मेथड है, इंटीग्रेशन के लिए यू अपॉन बी मेथड नाम का कोई चीज ही नहीं है, वहां पे तुम्हें अपना दिमाग लगा के करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले कुछ और क्वेश्चन हमको देखो, जैसे कि मान लो तुमसे पूछा मैंने कि बताओ इंटीग्रेशन ऑफ, इस बात ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, क्या लगता क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x, माइनस cos 2x अपॉन 2। बिल्कुल। तो अब इस चीज को कैसे हम लोग करते हैं, ध्यान से देखना कि पहले तो इंटीग्रेट कर, तो साइन का क्या होता है, माइनस कॉस जो है 2x, उसके बाद जो भी वेरिएबल होता है ना ये वाला, साइन के साथ या फिर किसी के भी साथ ये जो वैल्यू होती है, इसको क्या करो, इसको डिफरेंशिएट कर दो पहले। तो बताओ 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2। और जो भी आएगा उसको नीचे रखो। जैसे एक और क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन मान लो e का पावर 4x dx, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले e का इंटीग्रेशन कर दो, e का इंटीग्रेशन तो e ही रहेगा, अपॉन में जो भी ये वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट कर दो। तो बताओ 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 4। 4 अपॉन में 4। एक और क्वेश्चन देख लो, इस बार तुम लोग करना इस चीज को, मान लो cos x स्क्वायर प्लस 1, चलो बताओ क्या होगा आंसर? साइन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में 2x। अपॉन में, ठीक है, एकदम सही है। तो देखो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें मिल रहे हैं तो पहले इसको डिफरेंशिएट कर दो, फिर किससे डिवाइड कर दो, जो भी उसके साथ ये जो वैल्यू है इसको डिफरेंशिएट करो, नीचे उससे डिवाइड कर दो। चलो फटाफट एक और करके दिखा दो। अगर ये कर दिया तो समझ आ जाए। बताओ ऋषिता, समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो बताओ आंसर बताओ, ऋषिता बताएगी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस जो है रख दो, और ये जो ब्रैकेट में इसको क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो, करो जरा। px का डिफरेंशिएशन क्या होता है? EX px, और x का इंटीग्रेशन क्या होता है, सॉरी डिफरेंशिएशन 1 1, तो हो गया, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करना है, लिख देना है, और जो भी ब्रैकेट में उसको डिफरेंशिएट करना है और नीचे रख के और प्लस में सी लगा देना, ये आंसर आ जाए, ठीक है। इनको नोट कर दो। इसको मैं डालूंगा। अब क्वेश्चन है हमारे पास, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर dx। अब तुम बोलोगे कि ये तो आ गया डिवीजन में, अब डिवीजन में इंटीग्रेट कैसे करते हैं? तो डिवीजन में इंटीग्रेट करने का एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से क्या होता है, ध्यान सुनो। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ऐसा नहीं कि एक बार में मैं बताऊंगा और तुम्हें आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कम से कम तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन पे, तब जाके क्लियर हो। देखो यहाँ पे हमारा मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि एक ऐसी वैल्यू हमें यहाँ से सब्स्टिट्यूट करनी है, अगर मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं तो ये वैल्यू कट जाए। कहने का मतलब क्या, मान लो लेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर मैंने मान लिया टी, जो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है इसको मैंने क्या मान लिया, टी मान लिया, ठीक है। यानी कि जो टी है वो किसके बराबर है, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, डी टी अपॉन में dx बराबर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका तो 0 हो जाएगा, प्लस 2x, यानी इसको डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, 2x स्क्वायर। अब देखो यहां से मैं dx की वैल्यू निकाल देता हूं, तो बताओ dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। dt अपॉन 2x। 2x। अब जितनी वैल्यूज मैंने यहाँ पे दी है वो सबको मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ध्यान से सुनना। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन
एक्स की वैल्यू तो कुछ भी नहीं है, 1/x पर क्या लिया था, t लिया था, पुट कर दिया, dx किसके बराबर है, dt/2x, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या होगा, x कट जाएगा और क्या होगा इंटीग्रेशन, dt/t। तो बताओ 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t log t प्लस t। अब देखो t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी थी, कौन सा हो गया, log 1 + x²। तो इस 1 तरीके by को 2 बोलते किया हैं जाएगा हम, बाहर, क्या हुआ, तो वो 1 by 2 है ना, हाँ हाँ, तो वो बाहर आ जाएगा ना 2। अच्छा 1/2 भी है ना, ठीक है, हम बाहर आ गए, बाहर आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंटीग्रेट करना होता है किसी भी डिवीजन का। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, बेटा तो ये वाला, जैसे क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin x माइनस cos x अपॉन में sin x प्लस cos x। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है मैथ्स के अंदर, 1 नंबर का आता है, 1 या 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। तो डिवाइड हो रहा कैसे करेंगे, करना कुछ नहीं है, जो नीचे है ना उसको क्या करो, लेट कर दो। नीचे क्या है, इसको मान लो t, लेट t इज इक्वल्स टू sin x प्लस cos x, ठीक है। अब देखो ये तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मुझे t कौन सा लेना है, ऊपर वाले को ले t या नीचे वाले को ले, वो डिपेंड करेगा कि तुमने कितनी प्रैक्टिस कर रखी है। फिजिक्स के अंदर ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, वो बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि डिवीजन में कैसे करते हैं, ठीक है। आगे तो इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो ये हो जाएगा dt अपॉन में dx। साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, तो cos x cos x cos x और cos का minus sin x minus sin x माइनस साइन x, ठीक है, cos का माइनस साइन x, पक्का यही होगा, साइन का cos है, cos का माइनस साइन x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से dt अपॉन में d, या फिर काम करो यहाँ से dx की वैल्यू, तो dx की वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन cos x माइनस साइन x, वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो लगता है तो इंटीग्रेशन, ये वैल्यू का हमें पता नहीं है, कुछ भी है, जो भी है रख दो, नीचे वाली हमने क्या ले रखी है t, और dx की वैल्यू किसके बराबर है, dt अपॉन में cos x माइनस sin x। यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं इस जगह से, तो क्या होगा, माइनस sin x और माइनस cos x। बोलो कोई डाउट है किसी को, नहीं भैया, ये वैल्यू और ये वैल्यू कट गई, माइनस बाहर आ गया, dt अपॉन t, ये हो गया माइनस लॉग ई टी, और आंसर क्या हो गया फाइनल, लॉग ई टी की वैल्यू क्या थी, sin x प्लस cos x, ठीक है। तो देखो डिवीजन का जो प्रोसेस है ना इंटीग्रेशन के अंदर, डिवीजन जो करने का, उसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, उसके लिए चाहिए लॉजिकल माइंड। ये सिर्फ मैंने एक तरीका बताया, इस वाले इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हर एक टाइप के जितने भी डिवीजन वाले क्वेश्चन है, हर कुछ नहीं होगा, कुछ ही सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो इस वाले तरीके से हो सकते हैं। और डिवीजन वाले को करने के लिए 3 से 4 तरीके हैं मैथ्स की बुक के अंदर, जिनमें से एक है सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे आसान है, जो मैंने बता दिया, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के अंदर इससे ज्यादा हार्ड तो नहीं है पूछेगा जो इंटीग्रेशन है, ठीक है। और जो इंटीग्रेशन है वो यहीं पे खत्म होता है।